मैं आई कम इन सर? यस, कम इन। बैठिए। थैंक यू सर। नारायण दत्त मिश्रा जी, यस अपना संक्षेप में परिचय दीजिए। ठीक सर, मेरा नाम नारायण दत्त मिश्रा है। मैं प्रयागराज ज़िले का निवासी हूँ। मैंने प्रयागराज के ही अपने गांव से ही प्रारंभिक परीक्षा 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण की है। उसके बाद मैंने यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद से ही मैं लगातार MNC में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। उसी के क्रम में मुझे 10+ सालों का अनुभव है। इस क्रम में मैंने कॉग्निजेंट 2011 में आपने बीटेक कर लिया? जी सर। उसके बाद कहाँ रहे आप? सर पहले मैं कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में था 3 साल के लिए। ठीक है। फिर मैंने इन्फोसिस ज्वाइन किया। 15 से 21 तक मैं इन्फोसिस में था। अभी मैं एक स्वीडन बेस्ड MNC में काम कर रहा हूँ, सीनियर सॉफ्टवेयर टेस्ट लीड के पद पे। तो कैसा अनुभव है इन जगहों पे काम करने का? सर बहुत अच्छा अनुभव है, बिकॉज दे आर MNC, सो काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, डिफरेंट ज्योग्राफी के लोगों से। और वर्क प्रोफाइल ऐसा है कि बहुत डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोजेक्ट रहते हैं, तो एक बहुत ही इनरिचिंग एक्सपीरियंस है सर। तो फिर आपको तो उसमें मज़ा आ रहा होगा, फिर आप इस क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं? निश्चित तौर पे सर, मुझे जॉब में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं 5 बार प्रमोशन भी हो चुका है। मेरा अगला प्रमोशन मार्च में ड्यू है। लेकिन सर सिविल सर्विसेज एक ऐसी चीज़ है जो मेरे माइंड में कॉलेज से ही थी, लेकिन फिनेंशियल एंड फैमिली कंस्टेंट है सर। मेरे पास एजुकेशन लोन था तो मैं उसमें परस्यू नहीं कर पाया। एंड जब कौन सी चीज़ है जो यूथ के माइंड में रहती है सिविल सर्विसेज में, ऐसी क्या है सर? जबकि आपकी सैलरी मेरे ख्याल से काफ़ी होगी। राइट सर। और यहाँ आएंगे तो उसके आधी सैलरी पे काम करना पड़ेगा आपको। तो कौन सी चीज़ है जो आपको यहाँ आने के लिए प्रेरित कर रही है? जी सर, मुझे लगता है कि मेरा मानना ये है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी को काम करना है कहीं पे, तो मनी कैन नॉट बी द ओनली मोटिवेशन। आपकी बात सही है कि निश्चित तौर पे मेरा पैकेज बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा मानना ये है कि मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है, मैं एज ए टैक्स पेयर सिटीजन में इकॉनमी में इन्वॉल्व हूँ, लेकिन आई सी इट एज ए पैसिव इन्वॉल्वमेंट। मैं एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, जिससे कि एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जो है वो थोड़ा लैग कर रहा है। और ये मेरा ड्रीम भी था, इसलिए आई वांटेड टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी सर। तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के लिए तो आप क्या कहते हैं, अलग कोई क्षेत्र भी चुन सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं आप। कोई ज़रूरी तो है नहीं कि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हुए आप सोशल सर्विस भी कर सकते हैं। सर मेरा मानना ये है कि अगर सचमुच में कुछ आपको चेंज चाहिए तो उसके लिए थोड़ा पावर चाहिए, और ये सिविल सर्विस जो है पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है और एक डाइवर्स अपॉर्चुनिटी देती है काम करने के लिए। जब मैं सॉफ्टवेयर में था तो मैं जो CSR एक्टिविटीज़ होती है इन्फोसिस की, गो ग्रीन, एंड हम लोग लोकल गवर्नमेंट के हेल्प के थ्रू एक कोई चीज़ बताइए। हाँ सर। सिविल सर्विसेज की तरफ आने के पीछे एक कौन सी चीज़ जिम्मेदार है, पावर या कुछ और? सर आई थिंक द सेंस ऑफ सर्विस। सेंस ऑफ सर्विस सबसे ऊपर मेरे लिए सेंस ऑफ सर्विस होगी। पावर इज ऑफ कोर्स द एसोसिएटेड थिंग, बट पावर इज नेसेसरी। बट टू आंसर योर क्वेश्चन सर, यस, नंबर 1 पे मेरे हिसाब से सेंस ऑफ सर्विस रहेगी सिविल सर्विस में आने के लिए। अच्छा, ठीक है। तो आपकी हॉबीज़ भी काफ़ी लंबी चौड़ी है। जी सर। क्या क्या आप करते हैं? सर मैं रीडिंग, राइटिंग और रिसाइटिंग, हिंदी पोएम्स और कंटेम्प्रेरी गज़ल और शायरी को लिखना, पढ़ना और रिसाइट करना पसंद करता हूँ। उसके साथ ही मैं सर राधे श्याम रामायण को गाना और परफॉर्म करना पसंद करता हूँ, गांव की रामलीला में और वैसे भी। अच्छा, रामलीला में आप परफॉर्म किए हैं? करता हूँ सर, हर साल कोशिश करता हूँ कि पहुँचूँ। अच्छा, तो उस पर क्या करते हैं आप? सर मैंने डिफरेंट तरीके के कैरेक्टर किए हैं। माँ सीता, भगवान राम, भाई भरत, भाई लक्ष्मण के किरदार किए हैं। अच्छा, और ज़रूरत पड़ने पे सर पूरा परिवार आप निभा चुके हैं अभिनय? जी सर, जी सर, बहुत बचपन से ही कर रहा हूँ सर, 6वीं 7वीं से। तो जब छोटा था तो स्टार्टिंग में माँ सीता का रोल किया था। अभी तो जो भी मिल जाता है, बिकॉज आई एम इन मैनेजमेंट कमेटी एज वेल, तो कभी कभी बानर तो सेना में भी। क्लास 6 से परफॉर्म कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं? जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि आप पिछले 15 सालों से कर रहे हैं? जी सर। 15 सालों में रामलीला में हाँ क्या परिवर्तन आया है? रामलीला के जो चरित्र हैं, रामलीला का जो प्रस्तुतिकरण है, उसमें क्या बदला है? सर जो रामलीला की कोर थीम है वो तो वही है, लेकिन जो चेंजेस आए हैं वो एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ में आए हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो कैरेक्टर्स की एंट्री होती है उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ हो गया। अगर जैसे रावण की एंट्री हो रही है
तो बगल में भगवान शंकर का मंत्र चलने लग रहा है, हनुमान जी उड़ के आ रहे हैं, तो एक पूरा जो सर ऑडियो और वीडियो का फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है, क्योंकि हमारे पास डिजिटल, मुझे याद आता है जब मैं छोटा था तब बहुत ही ऑर्गेनिक और प्योर फॉर्म था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बदल गया है, लेकिन हाँ ज़रूर निश्चित तौर पे इस तो फॉर्म प्रभाव क्या अब बढ़ा है या वो अब ज़्यादा हंसी मजाक हो गया वो सब? सर एक ब्लेंड अभी मतलब भी पहले है। जो हनुमान की एंट्री होती थी, पहले रावण की एंट्री होती थी, और अब जो हो रही है उसमें क्या अब ज़्यादा प्रभावशाली हो गया है वो? सर प्रभावशाली इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी ज़रूर हुआ है, क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, माइक अच्छे आ गए हैं, और क्योंकि अवेयरनेस बहुत बढ़ी है। तो अभी रामलीला स्टार्ट होने से पहले मुझे याद है रिहर्सल में अब हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करके लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि रिहर्सल होने वाला है या इस समय से स्टार्ट होगी। माता सीता का जब आप अभिनय किए होंगे जी सर, तो लक्ष्मण रेखा आपको कैसा लगा होगा? क्या अनुभव किया आपने, फील किया? आज आधुनिक एक युवा माता सीता का रोल कर रहा है और लक्ष्मण रेखा में घिरा हुआ है, और वो भी पुरुष जो कि महिला का अभिनय कर रहा है, तो क्या महसूस किया होगा आपने? सर मैं इसको दो तरीक़ों से देखता हूँ। पहले तो जो लक्ष्मण रेखा की कोर फिलॉसफी है उसके हिसाब से बताना चाहूँगा कि वहाँ पे दो फ्रंट इन्वॉल्व थे, एक माँ सीता की तरफ से उनका कैरेक्टर एंड लक्ष्मण की तरफ से, जो कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एंड माँ सीता का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि उनका कहना ये था कि आप अपने भाई को ढूंढने चाहिए। ये तो उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है सर। लेकिन अगर मैं कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में देखूँ तो एक इनहेरेंट और एक इनविजिबल लक्ष्मण रेखा जो कि हर आदमी के अंदर है, जो जिसको उसका ध्यान रखना चाहिए, जो कि मुझे लगता है थोड़ा ग्रे एरिया में आ गई है आज के टाइम में सर। वो एक ब्लर लाइन हो चुकी है, जो लोग पीपल यूज टेंड टू क्रॉस दैट। तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा रिलेवेंस कम हो रहा है, लेकिन हाँ जैसे जैसे और भी चीज़ें हैं, अवेयरनेस है, कैपेसिटी डेवलपमेंट है, लोगों को समझाया जा रहा है, तो आई थिंक इट वुड बी बेटर सर। चलिए, वेरी गुड। आप कविता लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, शायरी? जी सर। गज़ल क्या होता है? गज़ल और कविता तो बहुत तरह की होती होगी। जी सर। तो किस तरह की कविता लिखते हैं? सर मेनली मैं क्रिएटिव राइटिंग, रिफ्लेक्टिव राइटिंग, जो भी समाज में चल रहा होता है, जो मुझे वो देख के सुन के फील होता है, जो पहला तो छोटी छोटी कविताएं या लंबी कविताएं? दोनों तरीके का लिखता हूँ सर। मुझे अवार्ड भी मिला है। एक फॉर्मेट होता है TTL सर, टिनी टाइनी टेल्स। उसमें आपको 2-3 लाइन में कुछ ऐसा विजुअल क्रिएट करना होता है जो कि आदमी सुने और समझे कि कोई बहुत बड़ा विजुअल आ गया, तो उस पर मुझे अवार्ड भी मिला है। मेरा फॉर्मेट वो भी है, और मैं बड़ी कविताएं भी और गज़लें भी लिखता हूँ सर। अच्छा, मतलब आप तुरंत कविता बना लेते हैं? हाँ सर, कोशिश करता हूँ। तो अभी आप आए होंगे, यहाँ बैठे होंगे कुछ देर तक, तो यहाँ भी कुछ कविता दिमाग में आई? सर उसके बारे में सोचा तो नहीं मैंने, अभी कोई दिमाग में कविता नहीं आई है। अच्छा, गज़ल क्या होता है? गज़ल थोड़ा हमें समझाएंगे? गज़ल सर जो आशार होते हैं, शायरी, कई कपलेट का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक गज़ल फॉर्मेट में होता है। उसमें एक काफिया होता है, रदीफ होता है, जिसमें कि जो लास्ट के एंडिंग वर्ड होते हैं उनमें एक रिदम और एक मैचिंग राइम स्कीम होनी चाहिए सर गज़ल में। बेसिकली गज़ल, टू आंसर योर क्वेश्चन सर, ये डिफरेंट आशार। एक उसमें शब्द आता है तखल्लुस। ये तखल्लुस क्या है सर? अगर आप अलाउ करें तो मैं गेस करना चाहूँगा अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है सर तखल्लुस का मायना होता है गज़ल की कोर थीम, या जो उसका कोर पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लगता है, जो एक फ्लो में आदमी कहना चाहता है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव। ये मुझे अभी समझ में आ रहा है सर। मैंने पढ़ा जरूर है, लेकिन अनुमान लगा रहे हैं आप, सही नहीं बता रहे हैं। जी सर, ध्यान नहीं आ रहा है। और रदीफ और काफिया शब्द आपने बताया, ये क्या क्या चीज़ें हैं सर? काफिया जैसे अगर मैं बोलूँ कि कोई एक लाइन है, वो अगर कोई एक शेर है, वो एंड हो रहा है कि एक उदाहरण के तौर पे अगर आप अलाउ करें तो मैं बताना चाहूँगा। बिल्कुल सुनाइए। जैसे सर एक उमैर नज़मी है, उनका एक गज़ल है, उनको एक अवार्ड भी मिला था, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे लिखा था उन्होंने, पाकिस्तान के हैं। उनकी एक गज़ल है कि बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, बचा है तेरे अंदर जो मेरा हिस्सा निकालना है, मेरी रूह सदियों से दफन है, तुम मदद करोगे, बदन के मलबे से इसको ज़िंदा निकालना है, और निकाल लाया हूँ मैं एक पिंजरे से एक परिंदा, अब उस परिंदे के दिल से मुझे पिंजरा निकालना है। तो इसमें रदीफ क्या है, काफिया क्या है? सर जो निकालना है, लास्ट में राइम हो रहा है, वो उसको निकालना है का इस वाली लाइन के निकालना से मैच कर रहा है। अगर वो कोई और ऐसा वर्ड लाते जो उसी टोनेशन में फिट हो जाता है तो उसको सर काफिया बोलेंगे। और रदीफ जो सर आप देख रहे हैं कि एक पहला आशार एक पीक ले रहा है और उसी टाइम पे स्लम्प और डाउन जा रहा है, उसका जो एक म्यूजिकलिटी है, वो जो फिट इन करने की एक टेक्निकलिटी होती है, उसको सर रदीफ बोलते हैं। ये जो
निकालना है जो हो रहा है, ये रदीफ है मेरे हिसाब से तो। और इसके पहले वाले जो शब्द हैं वो काफिया है। कहीं आप उल्टा तो नहीं बता रहे हैं? नहीं सर, मुझे लगता है कि मैं ठीक बता रहा हूँ। अच्छा, एक मतला शब्द होता है, मतला। हाँ और मक्ता। सर, मतला किसी गज़ल का पहला आशार जो है, जो प्लेटफॉर्म सेट करता है, जो मैंने इस गज़ल में पहला शेर बोला, वो बेसिकली मतला है, ओपनिंग शेर। ओपनिंग शेर को मतला कहते हैं? हाँ सर। और मक्ता? मक्ता माफ़ कीजिएगा सर, ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए, कोई शायर जिससे आप प्रभावित हों? सर बहुत हैं, फैज़ अहमद फैज़, वसीम बरेलवी, बसीर बद्र, राहत इंदौरी मुझे पसंद है सर। अच्छा, गालिब और भी पढ़े हैं? गालिब पढ़ा हूँ सर, लेकिन समकालीन मुझे ज़्यादा पसंद है, तो गालिब मीर वगैरह ये सब नहीं पढ़े? पढ़े हैं सर, पढ़े हैं। मीर को पढ़े हैं? मीर का याद नहीं है शेर, लेकिन पढ़ा हूँ सर ज़रूर। इकबाल का? चलिए, फैज़ की एक सुना दीजिए। सर फैज़ की पोइट्री एक अपने मामले में बहुत अलग है, क्योंकि जब फैज़ ने स्टार्ट किया था उस समय पोइट्री के थ्रू लोग ब्यूटी को और सूफी मिजाज लाते थे। जब फैज़ आए तो उनके पोइट्री में, उनकी गज़ल में एक क्रांतिकारी वो भी है, जो सोशल प्रोटेस्ट पोइट्री स्टूडेंट बड़ा इस्तेमाल करते हैं। जी सर, जरा वही सुना दीजिए हमें। सर वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक उसी तरीके की दूसरी याद है, अगर आप अलाउ करें तो मैं उसके तो चंद सर एक उनकी गज़ल है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। चलिए सर, बहुत सुंदर, बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, ये शायरी और गज़ल में क्या अंतर होता है? सर शायरी स्टैंड अलॉन भी हो सकती है, जैसे एक कोई आशार है वो शायरी हो गई, जब शायरी का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो वो एक गज़ल फॉर्म में होती है। गज़ल को परफॉर्म भी किया जाता है, शायरी को मोस्टली मुशायरों में स्टैंड अलॉन शायरी के लिए भी बोला जाता है। और शायरी में ज़रूरी नहीं है कि राइम बने भी। अच्छा। कभी कभी वो शेर होते हैं जिसमें राइमिंग की ज़रूरत भी नहीं है, जैसे कि वसीम बरेलवी जी का मुझे शेर याद आ रहा है कि जहाँ भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना कोई मकान नहीं होता। ये शायरी अपने आप में पूरी है, लेकिन इसमें राइम की ज़रूरत नहीं है सर। तो ये बेसिक अंतर है सर। राहत इंदौरी जी की कोई शायरी सुनाइए सर। राहत, हाँ, कोई एक दो तीन लाइन याद हो? ज़रूर सर। राहत इंदौरी जी की बहुत सारी मुझे पसंद है, लेकिन एक खासकर ये है कि तेरी हर बात को मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाज़ार में बैठे हैं खसारा करके, सोचता हूँ कि सितारों की ज़रा आँख लगे, चांद को छत पे बुला लूँगा इशारा करके, मैं वो दरिया हूँ हर एक बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, ये विश्वास नहीं होता कि आप बीटेक करने के बाद इस फील्ड में इतने? सर ये बहुत बचपन से लिख रहा हूँ, कक्षा 7वीं से, तो वो एक मेरा हॉबी है सर, डेवलप हो गया। चलिए, अब आइए बीटेक वाले। ये क्वांटम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में क्या अंतर होता है? सर सुपर कंप्यूटिंग जो टेक्नोलॉजी है, ये जो कंप्यूटर के जनरेशन से उसमें सबसे ऑप्टिमम यूज़ है, एफिशिएंसी, और इसमें टेराबाइट, आई थिंक टेराबाइट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो इस समय जैसे कि डिफरेंट IITs के डिफरेंट कंप्यूटर्स, सीडेक पुणे के, सीडेक नोएडा के, तो जो मैक्सिमम इफ़िशियंसी एंड कंप्यूटेशन स्पीड हम अचीव कर सकते हैं वो सुपर कंप्यूटिंग है। क्वांटम कंप्यूटिंग सर क्यूबिट टेक्नोलॉजी पे काम करता है, उसकी कोर में क्यूबिट चलता है। ये सुपर कंप्यूटिंग से उसके कोर ऑब्जेक्टिव में ही अलग है सर। तीव्रता इसकी ज़्यादा होती है क्वांटम कंप्यूटर की? सॉरी सर, इफ़िशियंसी किसकी ज़्यादा होती है? एफिशिएंसी सुपर कंप्यूटर की सर। सारी दुनिया सुपर कंप्यूटिंग की तरफ ही जा रही है। ठीक है, तो भारत में इसमें कौन सबसे तीव्र वाला सुपर कंप्यूटर है? सर इस समय आई थिंक ऐरावत सबसे तेज़ है। ऐरावत? हाँ सर, पीछे दिनों में प्रत्युष था, लेकिन अभी ऐरावत बनाया गया है जो कि काफ़ी तेज़ है। किसने बनाया है? सर माफ़ कीजिएगा, याद नहीं है। वर्ल्ड लेवल पर कौन सा है? वर्ल्ड लेवल पे सुपर कंप्यूटर सर ध्यान नहीं है सर। किस देश का है? सर वेस्टर्न कंट्रीज़ का ही होगा, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा, आप बीटेक करने के बाद आप प्रशासन में आए हैं। जी सर। तो इससे उस अनुभव का कुछ यहाँ उपयोग कर पाएंगे? सर मुझे लगता है कि मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ट्रांजिशन फेज़ में है, हर तरफ हम ई-गवर्नेंस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं, तो मैं अपना इन्वॉल्वमेंट 2 फ्रंट पे देखता हूँ सर। मेरा जो काम है फिनटेक में है, जब मैं आऊँगा तो मैं डिपार्टमेंट में, जो कि एक ये भी देखा जाता है कि डिपार्टमेंट के लोगों को ही स्किल गैप है, तो पहले तो मैं उनको ही ट्रेन कर सकता हूँ जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, लेट्स से ब्लॉक टेक्नोलॉजी या बिटकॉइन या इस पर जो भी होगा, मैं उनको समझा सकता हूँ।
और सेम चीज़ का यूज़ करके मैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी में भी अवेयरनेस बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मेरा ओरिएंटेशन टेक्नोलॉजी में ज़्यादा रहेगा। तो मैं इनके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ डिपार्टमेंट के अंदर एंड डिपार्टमेंट के बाहर, लोगों से उनकी भाषा में लेमन टर्म में अच्छी चीज़ें समझा सकता हूँ सर। और क्योंकि मुझे नॉलेज है हर चीज़ का, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है ये मुझे हेल्प करेगा। अच्छा, अभी आप ई गवर्नेंस की बात कर रहे थे। जी सर। ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस, तीनों शब्द आपने सुना है? जी सर, सुना। तीनों में क्या अंतर है? सर पब्लिक सर्विस डिलीवरी को जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से करते हैं तो वो ई गवर्नेंस हो गया। और अगर हम सर उसमें ICT मिला दें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि इफ़िशिएंट हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो वो हो गया गुड गवर्नेंस सर। लेकिन अगर उसमें मोरालिटी का पर्सपेक्टिव ला दे कि सर्विस पहुंच तो रही है, लेकिन क्या सही लोग को पहुंच रही है, क्या ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच रही है, एथिक्स और मोरालिटी ला देंगे एंड पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ PRI या ULB को मिला देंगे, तो वो सर एथिकल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस अचीव कर लेगा। ये एक पूरा साइकिल चलता है सर, फ्रॉम ई गवर्नेंस टू एथिकल गवर्नेंस, ICT से एथिकल मोरालिटी से होते हुए। ठीक है। CSR क्या है? CSR सर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कंपनीज़ को अपने पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट का 2% सोशल कॉज में करना होता है। ये कंपनीज़ एक्ट 2013 से ड्रिवन होता है। इसमें कुछ 17 एंट्रीज़ दी गई हैं, जिसके थ्रू जिसमें लिस्ट किया गया है कि इसमें आप काम कर सकते हैं। तो कंपनीज उसमें काम करती हैं और एक कंपनीज एक्ट 2013 से गवर्न होता है सर। उसके और भी कुछ प्रोविज़न है सर कि कितना टर्नओवर होना चाहिए, जैसे नेट प्रॉफिट 5 करोड़ होना चाहिए और 1000 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए और 500 करोड़ की उसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। पहले 2% था, कुछ बढ़ाया गया है सर? मुझे लगता है अभी 2% है, पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट का 2% है। ठीक ठीक सर। आपने बताया कि आप सॉफ्टवेयर सेक्टर में हैं। जी सर। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्राथमिक क्षेत्र के उद्योगों के बाद सीधे तृतीयक क्षेत्रों के उद्योगों का विकास हो गया। जी सर। तो ऐसा क्यों हुआ? सर अगर देखें तो नॉर्मली जो इकॉनमी चलनी चाहिए वो एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग तब सर्विस पे जाती है, जो कि नॉर्मल ट्रेडिशन होता है। लेकिन आपकी बात से मैं बिल्कुल सही है कि हमने सीधा एग्रीकल्चर से जंप किया। 1991 का जो LPG मॉडल आया था सर, उसके पहले हम क्लोज्ड इकॉनमी थे और हम बहुत ही सेल्फ रिलायंस की बात करते थे। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो फ्रंट था वो बहुत डेवलप नहीं हो पाया। और जब हमने LPG रिफॉर्म हम लाए अचानक 1991 में, उसके बाद सर्विस को ही उससे फ़ायदा मिला। तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था वो ग्रो नहीं कर पाया। उस कमी को इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से समझा है। मेक इन इंडिया बिल्कुल और डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव के तहत उसको ट्रैक पे लाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि तृतीयक क्षेत्र के उद्योग विकसित हुए, टर्सरी सेक्टर विकसित हुआ, तो सॉफ्टवेयर ही क्यों ज़्यादा डेवलप कर गया? सर सॉफ्टवेयर डेवलप होने के पीछे कई कारण हैं। पहले तो सॉफ्टवेयर फुट लूज इंडस्ट्री है सर। उसमें आपको स्किल तो चाहिए, लेकिन अगर आपके पास छोटा सा भी ऑफिस है और आपके पास स्किल्ड लोग हैं तो आप आराम से सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। लेकिन उसमें भी सर एक प्रॉब्लम है, इंडिया सॉफ्टवेयर में बढ़ तो गया, लेकिन इंडिया सॉफ्टवेयर में 2 पार्ट होते हैं सर, सर्विस ड्रिवन एंड प्रोडक्ट ड्रिवन। हम लोग सर्विस में तो बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। जैसे इंटेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, उसमें वेस्ट कंट्रीज ही बड़ी हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हमने सर्विस में बहुत अच्छा काम किया है। जैसे मेरी पिछली कंपनी इन्फोसिस एक पायोनियर है इंडिया के सर्विस क्षेत्र में। तो सर उसका जो आपका क्वेश्चन कारण था, उसका कारण यही है कि हमें अगर स्किल सही से मिल जाए और लोकेशन का बहुत कंस्टेंट पहले नहीं था, तो इसलिए इसको ज़्यादा पुश मिला सर। अच्छा, इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए क्या फ्यूचर में कोई प्लान है क्या सरकार का? सॉफ्टवेयर को सर? हाँ सर, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए अभी कई तरीके के मॉडल हैं। फॉर एग्जांपल अभी डिफरेंट देशों से हमारी एग्रीमेंट चल रही है, जिसमें कि वीज़ा नॉर्म्स को ईज करने की बात हो रही है, जिससे हमारे यहाँ के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं बाहर जाएंगे, इवेंचुअली वो रेमिटेंस ले आके पैसा देंगे तो हमको फ़ायदा करेगा। और हमारे लोकल लेवल पे जैसे डिजिटल इंडिया चल रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की जो प्राइमरी डिमांड है वही है डिजिटल स्किल, अप स्किल, री स्किल एंड क्रॉस स्किल। तो उसके लिए गवर्नमेंट कई फ्रंट पे काम कर रही है, जिससे कि हमें जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो तैयार हो पाए। एक तो ये हो गया। दूसरा सर, कॉलेज में भी मैंने देखा है कि जब हम लोग बीटेक कर रहे थे और आज के बीटेक के मैं कोर्स में देखता हूँ, तो जो उनका इंडस्ट्री और एकेडमिक लिंकेज है उस फ्रंट से अभी बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। क्योंकि अब जो इंजीनियर्स निकल रहे हैं उनको ऑन जॉब में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो उनको पता रहती हैं। तो ये सर 3 लेवल पे, एक तो गवर्नेंस के लेवल पे हो गया, एक पॉलिसी लेवल पे, एक इंस्टीट्यूशन लेवल पे। ठीक। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आप टैक्स पेयर हैं। जी सर। किस तरह का टैक्स पे करते हैं आप? सर डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स सर। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी?
इनडायरेक्ट टैक्स सर कोई कंज्यूम करता होगा तो उसमें इनडायरेक्ट जाता होगा। तो डायरेक्ट में कितने स्लैब हैं इस समय? सर कैन आई टेक फ्यू सेकेंड सर? बिल्कुल सर मुझे एग्जैक्टली मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ हटाया था, इसमें 5 स्लैब हैं जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर। और इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे जीएसटी आप दे रहे हैं, जी सर। तो जीएसटी किस टाइप का टैक्स है? जीएसटी सर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो हाँ। कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया है। सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है सर, एक आदमी को कई टैक्स लग जाते थे इंडस्ट्रीज़ में, तो उसको अमेलगेट करके एक टैक्स लाया गया, वो जीएसटी है सर। वो नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, वैल्यू एडेड और टर्नओवर टैक्स जो होते हैं, इन दोनों में भी कुछ डिफरेंस है क्या? सर अगर आप अलाउ करें तो मैं गेस करना चाहूँगा। हाँ मुझे बिल्कुल। सर वैल्यू एडेड टैक्स, लेट से कि मैं आप कोई कंज्यूमर हैं और मैं कोई प्रोडक्ट दे रहा हूँ। अगर मैं प्लेन प्रोडक्ट देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये कप है, कप अगर मैं प्लेन देता हूँ तो उसकी कीमत कुछ और होगी। अगर इसमें मैंने लोगो लगा दिया तो मैंने कुछ उसमें वैल्यू एडिशन करके दिया, उसका अलग से टैक्स लगता है। ये वैल्यू एडेड टैक्स होगा, ये हर प्रोडक्ट में चलता है सर। और दूसरा टर्नओवर टैक्स, सर फिर से मैं गेस ही कर रहा हूँ, मुझे लगता है ये इंडस्ट्रीज़ के ऊपर अप्लाई होता होगा, उनके नॉट श्योर सर। मैं टर्म कोई बात नहीं। जीएसटी भी टर्नओवर टैक्स बन सकता है क्या? नहीं सर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जीएसटी बाय डेफिनेशन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है और टर्नओवर इज इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट जो एग्रीगेट फॉर्म में आएगी। तो अगर आप जीएसटी भी लगा, मतलब टैक्स इस पर भी लगा रहे हैं और बाद में टर्नओवर भी लगा रहे हैं, तो फिर से हम वी आर बैक टू स्क्वायर वन। जो जिस कारण हमने जीएसटी लाया हम उसी पे दोबारा जा रहे हैं। बिल्कुल। पहले वैट का कॉन्सेप्ट था, फिर हमने जीएसटी की ओर गए, वैल्यू एडिशन, टैक्स ऑन वैल्यू व्हिच हैज बीन एडेड, फिर हम धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए जीएसटी तक पहुंचे। लेकिन जब कंज्यूमर के लेवल पर पहुंच जाएगा तो फिर सारा का सारा टैक्स तो कंज्यूमर पर देगा इसका। करेक्ट सर। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कहेंगे कि ये क्या है? टर्नओवर हो गया ना। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक। अच्छा, मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस के बारे में सुना है आपने? नहीं सर, नहीं सुना। टर्म सुना है लेकिन सर मैं श्योर नहीं हूँ अभी। अच्छा। काउंटर रेडिएशन इफेक्ट के बारे में? रिकॉल नहीं कर पा रहा। अभी बहुत ज़्यादा कोहरे की स्थितियाँ बनी हुई हैं, शीत ऋतु का समय है, वर्षा की स्थितियाँ बन जाती हैं। तो उत्तर भारत में जो शीत ऋतु के समय वर्षा की स्थिति बनती है, किस कारण से ऐसी स्थितियाँ बनती हैं? सर नॉर्थ इंडिया में शीत ऋतु, सर ये जो भूमध्य सागर है वहाँ जो विक्षोभ होता है उसके कारण होता है सर, जो ठंडी में बरसात होती है। अच्छा। नॉर्थ इंडिया में प्राइमरली सर। कोई पवन भी है क्या जो प्रभावशाली होती है? सर नॉर्थ इंडिया में ठंडी में आई श्योर नहीं हूँ सर, मुझे लग रहा है पछुआ होती होगी, क्योंकि उधर से ही विक्षोभ आ रहा है। तो दिस इज़ माई बिल्कुल पछुआ पवन का प्रभाव। अच्छा, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहाँ भी शीत ऋतु के समय वर्षा की स्थिति देखने को मिलती है हमें, जो तमिलनाडु का पूर्वी तटीय क्षेत्र है जी। तो वहाँ पर जो वर्षा का पैटर्न होता है वो कैसे होता है? सर तमिलनाडु में आई थिंक ये नॉर्थ ईस्ट का जो मानसून है लौटते समय वो बारिश करता है सर। ठीक, बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया, ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।